हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन और उनके टाइप्स के बारे में देख लिया था। आपको बताया था कि हमको थकान क्यों होती है, हमारे मसल्स में पेन क्यों होता है, उसके बारे में लिखना रह गया था। तो पेन इन लेग मसल वाइल रनिंग, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पेन लेग मसल्स जो होती है उनमें पेन क्यों होने लगता है। व्हेन समवन रन, जब कोई दौड़ता है बहुत तेजी से, ही में एक्सपीरियंस पेन इन लेग मसल, उनके लेग के मसल्स में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल। उस जगह पे जो मसल्स है वहां पे क्या होने लगता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। ऐसा होता क्यों है? जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसी वजह से हमारी सांसें क्या होती है, तेज तेज चलने लगती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी न होने की वजह से, लैक ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से क्या होता है, वहां पे क्या होने लगता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारे मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है। द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, अब जब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया मसल्स के अंदर, इसकी वजह से हमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। हमारे लेग मसल्स में क्या होगा, पेन होने लगता है। और इसके बाद वो जो पेन है वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, सबसाइड्स हो जाता है। कैसे? जब हम थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं तो। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो गई, जब कोई बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो उनके लेग मसल्स में क्या होने लगते हैं, पेन होने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे। जब हम दौड़ते हैं तो एनर्जी डिमांड क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम दौड़ते हैं तो ताकत हमको क्या लगानी होगी, ज्यादा लगानी होगी। जब एनर्जी डिमांड बढ़ेगी तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब हम दौड़ रहे हैं तो होगा क्या, हमारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी बनाना शुरू करेगी, जल्दी जल्दी एनर्जी बनाना शुरू करेगी। जब जल्दी जल्दी एनर्जी उसको बनाना शुरू करेगी तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की बॉडी में हमारे क्या हो गई, कमी हो गई। और जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या बनने लगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगा। इस जिसकी वजह से क्या हुआ, लैक्टिक एसिड मसल्स में डिपॉजिट हो गया। तो फिर हमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। ठीक है, अब देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हम पढ़ चुके हैं कैसे कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में गैसियस एक्सचेंज का मेथड क्या होता है, दूसरा दूसरा होता है। जैसे आप प्लांट में बात करो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करो, तो प्लांट में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इन सब में जो गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, एनिमल्स में आप अपने ह्यूमन में देख लो तो ब्रीदिंग के थ्रू होता है। ठीक है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके थ्रू होता है। फिशेज में गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ एनिमल्स का है जो आपकी बुक में दे रखा है, उनके बारे में हमें लिखना है। इन ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर और सम सिंपल ऑर्गेनिज्म, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हो सकता हो वो यूनिसेलुलर से मतलब मल्टी सेलुलर में आते हो, लेकिन उनमें डिफ्यूजन जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, जहां पे हायर कंसंट्रेशन होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। कोई भी गैसियस, कोई भी गैसेस जो कि किधर से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। प्लांट्स में भी किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, इनमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, उनके थ्रू होगा। फिशेज में किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स जितने भी हैं उनमें किसके थ्रू होता है, स्पायरकल्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, लंग्स होता है। एक्वेटिक में गिल्स। ठीक, अब देखिए, फिशेस जो होती हैं इनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते, ऑक्सीजन ये कहाँ से लेंगे, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेंगे, पानी के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और पानी के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल।
या मतलब जमीन पे अगर आप देखो तो वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, लेकिन अगर पानी में देखो तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। अब जो क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो इनको जो गैसियस एक्सचेंज है वो क्या करना होगा, जल्दी जल्दी करना होगा। तो इनकी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, फिशेस की, एक्वाटिक एनिमल्स की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। लेकिन जैसे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, इनकी ब्रीदिंग रेट स्लोअर होगी। क्यों, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम आराम से क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। ठीक है, इतना। अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें आएगा, लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, तो लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। फिर ये वाला रीजन जिसको ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल पासेज या नेजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो, जो ओपनिंग है उसको क्या बोला जा रहा है, नोस्ट्रिल बोला जा रहा है। फिर जो उसके बाद का एरिया उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेजल पासेज। ठीक, फिर वो एरिया जहां पे बकल कैविटी, बकल कैविटी किसको बोलते हैं, माउथ, ये माउथ हो गया, माउथ के अंदर जो ओपन स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। तो ये जो बकल कैविटी है और ये जो नेजल कैविटी है, दोनों जहां पे आपस में मिलते हैं, जिस जगह पे दोनों ओपन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। फिर ये आप देख रहे हो, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, जिसको कि हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। फिर ये ट्रैकिया जहां पे ओपन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिस जगह से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हो ये लंग्स, लंग्स में आ गया। लंग्स में आने के बाद ये ब्रोंकाई देखो फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये ब्रोंकाई जो था ये आगे बढ़ा, डिवाइड हो गया। ठीक, तो ये जो डिवाइड हो गया जिस जगह पे, इसको, ये वाला तो ब्रोंकाई था जो अंदर के साइड में आया, ये जो दो पार्ट में हो रहा है, ये इसको क्या बोला जा रहा है, ब्रोंकाई। ठीक, फिर ये जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। फिर ब्रोंकियोल पे आप देख रहे हो फर्दर डिवाइड हो रहा है और कुछ छोटे छोटे पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोलाई। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दोनों साइड होता है, हम सिर्फ एक साइड का बना के बता रहे हैं। लंग्स के ऊपर आप एक देख रहे हो, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करती है, जैसे अगर अचानक से झटका लगता है तो उस कंडीशन में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लंग्स को। ठीक है, अब इधर साइड आप देख रहे हो, ये लंग्स जो है वो प्रॉपर है, लेकिन इस साइड में आप देख रहे हो एक नॉच है, एक थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है। ठीक है, ये गड्ढा यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि इसी में आपका हार्ट आकर के क्या होता है, फिट होता है, इसी जगह पे हार्ट जो होता है ये धसा हुआ रहता है, इसी नॉच में। ठीक है, इस वजह से जो आपका कौन सा वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड होता है, लेफ्ट लंग में क्या होता है, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि हार्ट जो होता है वो एम्बेडेड रहता है। ठीक है, सबसे पहले देख लो क्या आया था, सबसे पहले जो एयर होगी वो कहाँ जाएगी, नोस्ट्रिल में। किधर जाएगी, नोस्ट्रिल में। नोस्ट्रिल के बाद फिर किधर जाएगी, नेजल पासेज या नेजल कैविटी में। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में। लैरिंग्स अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता, तो चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो। ठीक है, हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आता है किस पे पहुंचा, ट्रैकिया पे पहुंचा। ये ट्रैकिया कैसी होती है, कार्टिलेजिनस, इस पे रिंग प्रेजेंट होती है। फिर ट्रैकिया के बाद फिर कहाँ पहुंचा, ब्रोंकाई। कहाँ पहुंचा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद फिर किधर पहुंचा, लंग्स में।
लंग्स के बाद फिर किधर पहुंचा, ब्रोंकियोल में, और फिर ब्रोंकियोल के बाद फिर किधर पहुंचा, एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली में पहुंचा, और एल्वियोली के बाद फिर किस में पहुंचेगा, ब्लड में। ठीक है, हम गैसियस एक्सचेंज देख रहे हैं ना, तो हमें ऑक्सीजन के लिए हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए बात कर रहे हैं। तो अब देखो, सबसे पहले नोस्ट्रिल के थ्रू एयर एंटर किया, ठीक है, या अगर आप माउथ से, सांस हम मुंह से भी लेते हैं, हवा हम मुंह से भी ले सकते हैं, तो अगर माउथ के साथ थ्रू एंटर किया तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे आए, फेरिंग्स में आए। फेरिंग से आने के बाद फिर किधर पहुंचे, ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद फिर ये दो पार्ट में जहां डिवाइड हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं। फिर ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंकाई कहाँ पहुंच गया, लंग्स के अंदर पहुंच गया। अब लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई था वो फिर से डिवाइड हुआ, और डिवाइड होकर के उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियोल। फिर ब्रोंकियोल जो है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, थर्ड टर्शियरी ब्रोंकियोल, उसमें टूटेगा, तो आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में देखो, अब ये ब्रोंकियोल जो था वो फर्दर डिवाइड किया और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। छोटा छोटा कुछ सर्कुलर सा स्ट्रक्चर, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, इसको हम क्या बोले, एल्वियोली बोले। इसी एल्वियोली के अंदर हवा जो होती है वो क्या होती है, फिल्ड हो जाती है। ये एक देख रहे हो लंग्स के नीचे एक सेपरेशन वॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, डायाफ्राम। ठीक, एफ आर ए जी एम, पी एच आर ए जी एम, ठीक है, डायाफ्राम बोलते हैं। ये सेपरेशन वॉल होती है जो हमारे स्टमक, लिवर, इनको और लंग्स को सेपरेट करने का काम करती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेपरेट करने का काम करता है। जब हम सांस को क्या करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, तो हमारे लंग्स का साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने के लिए इसको करना क्या होगा, डायफ्राम किधर की तरफ, लोअर साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे हमारे लंग्स का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और जब लंग्स का साइज बड़ा हो जाएगा तो होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हम ऑक्सीजन को क्या कर सकेंगे, स्टोर कर सकेंगे। फिर जब ब्लड आएगा तो हम ऑक्सीजन उनको दे सकेंगे, ठीक है। और फिर जब हम एक्सेल करते हैं तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को सारी को बाहर निकालना है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डायफ्राम किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। डायफ्राम किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के अंदर भरा है वो सारा का सारा किधर चला जाएगा, बाहर की तरफ। तो डायफ्राम की कंडीशन क्या होती है, जिस टाइम पे हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमें साइज क्या चाहिए, लंग्स का साइज हम कुछ ऐसा करें कि लंग्स का साइज बड़ा हो जाए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एयर क्या कर सके, अंदर की तरफ आ सके, ठीक है। तो लंग्स जो होता है वो क्या कर जाएगा, मतलब एक्सपैंड कर जाएगा। लंग्स क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। और से उस टाइम पर क्या होगा, जो हमारी रिब्स होती है, लंग्स किसके थ्रू प्रोटेक्टेड है, रिब केज के थ्रू प्रोटेक्टेड है ना। तो रिब जो होती है वो किधर की तरफ, बाहर के डायरेक्शन में मूव करती है। रिब किधर की तरफ मूव करती है, बाहर की तरफ मूव करती है। आप इनहेल करो, आपको ऐसा लगेगा कि आपका लंग मतलब जो रिब है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन उस रिब का तो समझ आता है, डायफ्राम का नहीं समझ में आता। डायफ्राम का उल्टा कंडीशन होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो डायफ्राम, क्योंकि स्पेस बढ़ाना है, तो डायफ्राम किधर की तरफ, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और जो रिब होता है वो किधर के डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। सिस्टम के बारे में क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ लंग्स, किससे बना हुआ होता है, पेयर ऑफ लंग्स, मेन तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, सिस्टम ऑफ ट्यूब्स होती है, ढेर सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो ओपन होती है कहाँ पे, नोस्ट्रिल के थ्रू। किधर ओपन होती है, नोस्ट्रिल के थ्रू ओपन होती है। देखो, आपको इस साइड तो ओपनिंग दिखाई देगी, लेकिन इस साइड ओपनिंग नहीं दिखाई देगी, तो आप क्या बोलोगे, बाहर की तरफ ओपन होती है ये, किसके थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू, ठीक है। पहला, इसमें ढेर सारे कुछ, मतलब हम लोगों को ट्यूब जो है या जो पासेज है उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट्स जो है वो यूज में आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो पहला कहता है नोस्ट्रिल। कितने नोस्ट्रिल होते हैं, दो नोस्ट्रिल होते हैं। जो नोस्ट्रिल की जो इनर लाइनिंग होती है उनमें दो चीजें पाई जाती है, एक तो हेयर, ठीक है, और कुछ वेट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस, ठीक है। ये हेयर
और म्यूकस, ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स में जाने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है, यानी फिल्टर करने का काम करता है। देखो, द इनर लाइनिंग ऑफ नोस्ट्रिल इज लाइंड बाय हेयर एंड रिमेन वेट। एक तो हेयर से लाइन रहती है और वेट रहता है ड्यू टू म्यूकस सेक्रीशन, क्योंकि लगातार इसमें क्या सेक्रीट होता रहता है, म्यूकस सेक्रीट होता है। These helps in the filtering of dust particles out from the inhaled air, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, जो एयर हम इनहेल किए हैं उनमें जो डस्ट पार्टिकल आ गए हैं उनको क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। देन एयर इज इंटर्ड इन नेजल पासेज, नोस्ट्रिल के पास फिर किधर पहुंच जाता है, नेजल पासेज में चला जाता है, यही बोल रहा है। फिर फेरिंग्स आता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेजल पासेज, नेजल पासेज के बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स किधर बताएं, ये जो साउंड बॉक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स का इंक्लूड करना इसलिए जरूरी था, ऐसे रेस्पिरेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जब आप बोलते हो कोई चीज तो यही एयर जो आप अंदर लिए हो, इसी एयर को बाहर की तरफ जब आप निकालते हो ना, तो ही हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको लैरिंग्स को क्या किया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। कम्स आफ्टर द फेरिंग्स ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, फेरिंग्स के बाद आता है और इसको हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है ट्रैकिया, जो इंपॉर्टेंट है। कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, किसका बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, इस पे ढेर सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। पूरे ट्रैकिया पे क्या प्रेजेंट होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब हमारे लंग्स में एयर ना हो, ठीक है, या एयर कम हो, तो उसके कोलैप्स को क्या करता है, रोकने का काम करता है। नहीं तो अगर मान लो हवा नहीं भरी हुई है, जैसे बलून है उसमें हवा नहीं होती तो वो क्या होता है, पिचक जाता है, ठीक। लेकिन अगर कुछ उसमें ऐसा बन जाए जिसके थ्रू वो क्या कर सके, सेम डायरेक्शन में सेम पोजीशन में रह सके, तो वो क्या करेगा, कोलैप्स होने से बचा सकता है। तो ट्रैकिया के ऊपर क्योंकि वो कोलैप्स ना कर जाए, इस वजह से ट्रैकिया के ऊपर क्या होते हैं, ढेर सारे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो ट्रैकिया है एयर के एब्सेंस में कोलैप्स ना कर जाए। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंकाई के बारे में। ब्रोंकाई, अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया से ये एक पेयर ऑफ क्या निकला, ब्रोंकाई निकला, ठीक है, वन पेयर ऑफ ब्रोंकाई निकला। जिस जगह से ट्रैकिया अलग होता है उसी को तो ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई, एक ट्रैकिया था, ये इधर एक निकली, एक इधर निकली, तो पेयर ऑफ ब्रोंकाई हो गया ना। विथ वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स, अब ये जो अंदर की तरफ जा रहा है ना, इसको क्या बोला गया, यहाँ पे ब्रोंकाई बोला गया। और जब ये लंग्स के अंदर चला गया ये, तो इसको क्या बोला जा रहा है, ब्रोंकस बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, ब्रोंकस। जब ये लंग्स के अंदर चला गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक। विथ वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग, दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकस जाता है। फिर देखो ब्रोंक्यूल, अब ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। अब ये जो ब्रोंकस था ये फिर से फर्दर डिवाइड करता है, उस फिर जो ब्रांचेस उनकी होती है वो फिर से डिवाइड करती है, ठीक है। पहले उसकी ब्रांचेस होती है, फिर ब्रांचेस की भी फिर से डिवीजन होती है, जिसको हम सब ब्रांचेस बोलते हैं इनसाइड द लंग्स। यही तो सेम चीज बताए, ये वाला ब्रोंकस था, ब्रोंकस डिवाइड किया, डिवाइड करके फिर वापस से एक इसका सब ब्रांच बना, जिसमें क्या लगा हुआ था, एल्वियोली लगा हुआ था, ठीक है, या एल्वियोलाई लगा हुआ था। अब नेक्स्ट आता है एल्वियोलाई। दीज आर द एयर सैक, ये एक एयर सैक होता है जिसके अंदर हवा क्या होती है, भर जाती है। दीज आर द एयर सैक एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल, जहां पे ब्रोंक्यूल खत्म होता है उसके एकदम लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम एल्वियोलाई बोलते हैं। दीज एल्वियोलाई कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन, ये एक पतली सी मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, ठीक है। वेयर ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, और जो ये जो पतली सी लेयर होती है इन पे क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ब्लड कैपिलरी किसको बोलते हैं, जो हमारी एकदम पतली पतली नसें होती है उनको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है ये किस पे प्रेजेंट होती है, एल्वियोली के वॉल पे प्रेजेंट होती है। जैसे ही ऑक्सीजन एल्वियोली में पहुंचा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ब्लड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा।
ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, एल्वियोलाई में क्या है, कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास आ जाता है, एल्वियोलाई के पास, सेम टाइम पे होता है। एल्वियोलाई क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड को दे देता है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खुद ले लेता है। ठीक, तो हम जब इनहेल किए तो ऑक्सीजन अंदर गया, घूमते हुए किधर पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। और जब हम एक्सहेल किए तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आया था वही सेम पासेज फॉलो करते हुए एक्सहेल आउट हो जाता है। ठीक है, एक्सहेल हो जाता है। वही सेम चीज लिखी है, देखो, ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट हियर, ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम द ब्लड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया था, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था ना, तो वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड के पास प्रेजेंट था वो एग्जिट कर जाता है, और एग्जिट करके कहाँ पहुंच जाता है, एल्वियोलाई में पहुंच जाता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब हम इसका एक बार देख लेते हैं। पासेस तो हम बता दिए हैं कि सबसे पहले किस किस तरीके से होता है, ये आपको याद रखना होगा। सबसे पहले एयर किधर पहुंचता है, नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल के बाद नेजल पासेज, नेजल पासेज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल के बाद जो दोनों साइड गया है, जब ब्रोंकियोल डिवाइड किया है और लंग्स के अंदर एंटर किया है तो उसको क्या बोला गया है, ब्रोंकस। और फिर ब्रोंकस जो था वो फर्दर डिवाइड किया है। ठीक है, और फर्दर डिवाइड करके क्या बनाया है, ब्रोंकियोल बनाया है। और जिस जगह पे ब्रोंकियोल खत्म हो रहा है वहां पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई बोल रहे हैं। और इस एल्वियोलाई के बाद फिर क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। सबसे लास्ट कहाँ पे है, ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में पहुंच गई, ब्रीदिंग आपका जो था, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम सिर्फ रिब, डायाफ्राम, इनके मूवमेंट को देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो होता है डायफ्राम, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कितने पेयर रिब्स प्रेजेंट है, तो 12 पेयर्स है ना। रिब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अगर हमारे रिब के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये आगे की तरफ क्या होता है, स्टर्नम होता है, पीछे की तरफ होता है हमारा ये रीढ़ की हड्डी जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो आगे की तरफ से ये रिब्स निकलती है और पीछे की साइड जा करके किससे जुड़ी हुई होती है, वर्टिब्रल कॉलम से। इस तरीके से ये स्टर्नम, ये वर्टिब्रल कॉलम, इधर से जो रिब निकला वो किधर की तरफ आएगा, वर्टिब्रल कॉलम से आकर के अटैच हुआ। तो जो स्टार्टिंग के 7 पेयर्स होते हैं, 7 इधर के 7 इधर के, तो 7 पेयर जो स्टार्टिंग के होते हैं वो दोनों से जुड़े हुए होते हैं, स्टर्नम से भी जुड़े होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़े होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 7 पेयर होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, आगे के साइड में स्टर्नम, ये यहाँ पे एक बोन आती है इस जगह पे, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। ये आगे की साइड स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं और पीछे की तरफ जाएंगे तो किससे जुड़े होंगे, वर्टिब्रल कॉलम से, पीछे की साइड जो रीढ़ की हड्डी है उससे। ठीक है, फिर 3 पेयर जो होते हैं, 3 पेयर जो होते हैं वो 7th वाला जो होता है ना उससे अटैच होते हैं। आगे साइड से 7th पेयर से निकलेंगे, स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, जो 7th पेयर ऑफ रिब है। ठीक है, 7th पेयर ऑफ रिब से निकलेंगे और पीछे जाकर के किससे जुड़े होंगे, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होंगे। तो ये कौन सा हो गया, 8th 9th और 10th पेयर जो होता है। ठीक है, यानी 3 पेयर जो होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, 7th पेयर ऑफ रिब के रिब से अटैच्ड होते हैं। और जो 11th और 12th होता है, ठीक है, 11th पेयर और 12th पेयर वो सिर्फ पीछे की तरफ से निकला हुआ होता है। ठीक है, आगे आके नहीं जुड़ता, सिर्फ पीछे की तरफ से निकला हुआ होता है, आगे आके जुड़ता नहीं है। तो इसको बोलते हैं, स्टार्टिंग का जो 7 होता है उसको हम बोलते हैं ट्रू रिब, इसको बोलते हैं फॉल्स रिब, और इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब।
ठीक है, क्योंकि वो फ्लोट करते रहते हैं, पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम से निकलते हैं और इसी तरीके से रह जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये रिब के बारे में पढ़ाने का रीजन ये था कि ये जो रिब केज होता है इसमें 11 पेयर्स ऑफ मसल पाई जाती है, 11 पेयर्स ऑफ मसल्स पाई जाती हैं जो कि पूरे के पूरे रिब केज को क्या करती हैं, कवर करती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। समझ आया? ये जो रिब केज होता है, इस रिब केज को एक मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पूरी तरफ से कवर किए रहती हैं, उसके अंदर लंग्स फिट होता है। ठीक है, तो एक तो डायफ्राम है जो ऊपर नीचे कराने में मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन की जो ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है उसमें हेल्प कर रहा है, और दूसरी ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं। ठीक है, इसका डायग्राम हम आप लोगों को शो करा देंगे किस तरीके से, अगर इस तरीके से समझ नहीं आया हो तो। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल किसको बोला जा रहा है, जो रिब केज के ऊपर जो 11 पेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट हैं वो डायफ्राम आपके रिब केज को ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में मूव करने में, या फिर रिब को आउटवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। डायफ्राम को ऊपर नीचे कराने में हेल्प करती हैं इंटरकोस्टल मसल, और रिब्स को बाहर की डायरेक्शन में और अंदर की डायरेक्शन में मूव कराने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो मैकेनिज्म में बस ये दो मेन चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। देखो, जब इनहेल करते हैं ना, दो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग में, दो चीजें होती है, एक होती है इनहेलेशन और एक होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और दूसरा क्या होता है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, इन मतलब अंदर लेना, तो सांस को अंदर ले रहे हैं, एक्सहेलेशन मतलब बाहर निकाल रहे हैं, एग्जिट। ठीक है, तो इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, रिब जो होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, लंग्स के साइज को बड़ा करना है, तो रिब किधर की साइड मूव करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो डायफ्राम है इसको भी हमको लंग्स को बड़ा करना है, तो डायफ्राम को हम किधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, नीचे की तरफ, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एयर क्या कर सके, बढ़ सके। तो डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो होता है वो किधर की साइड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम पे ये दो चीजें होती हैं। अब इस टाइम पे लंग्स का क्या, लंग्स क्या होगा, जब इतनी चीजें लंग्स को जगह मिल गई तो जाहिर सी बात है लंग्स क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा, फूल जाएगा और ढेर सारे अमाउंट में एयर को भर लेगा। ये तो हो गया इनहेलेशन के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब हम सांस इनहेल किए तो रिब किधर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में, डायफ्राम किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो लंग्स है वो क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक्सहेल करना है। तो जब हम एक्सहेल करेंगे तो रिब किधर के डायरेक्शन में जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वापस से अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। डायफ्राम जो होगा वो क्या कर जाएगा, डायफ्राम हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो डायफ्राम किधर की डायरेक्शन में आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ आएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे, बाहर की तरफ जाए। लंग्स क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये मैकेनिज्म होता है। अब इसको जल्दी से लिख लेते हैं। ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। दो चीजों से कंट्रोल की जाती है, एक डायफ्राम से और एक इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू। इंटरकोस्टल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, रिब्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, पूरे रिब्स को आपस में, जैसे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं उनको जोड़ करके एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। कितने पेयर होते हैं इंटरकोस्टल मसल, 11 पेयर्स होते हैं। ठीक है, द डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन। जो डायफ्राम होती है एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, थोरेसिक कैविटी, इसको क्या बोला जाता है, चेस्ट को क्या बोला जाता है, थोरेसिक बोला जाता है, और पेट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है डायफ्राम जो होती है। तो एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करती है, थोरेसिक चैम्बर को यानी लंग्स वाले साइड को और एब्डोमिनल कैविटी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को, दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन, जब डायफ्राम किधर की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ जाए और लंग्स क्या करे, एक्सपेंड कर जाए, तो उस टाइम पे एयर क्या होती है, इनहेल्ड होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। व्हेन डायफ्राम मूव डाउन, नीचे की तरफ गया, रिब्स मूव्स आउट, रिब जो था वो बाहर की तरफ गया, द लंग्स एक्सपेंड, और लंग्स क्या हुआ, एक्सपेंड कर गया, एयर इज इनहेल, उस टाइम पे एयर क्या करती है, इनहेल की जाती है।
इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इनहेलेशन बोला जाएगा। व्हेन द डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम किधर की तरफ गया? ऊपर की तरफ। रिब किधर की तरफ आया? अंदर की तरफ। और जो लंग्स था वो क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। लंग कॉन्ट्रैक्ट, एयर इज एक्सहेल। उस टाइम पे क्या होता है? एयर जो होती है वो एक्सहेल की जाती है। प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सहेलेशन। अब एक जल्दी से लास्ट टॉपिक बचा है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में डिफरेंस, फिर यही खत्म करेंगे आज। और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। जो थोरेसिक कैविटी होती है या चेस्ट कैविटी होती है वो क्या कर जाती है? एक्सपेंड कर जाती है। और इनहेलेशन के टाइम, एक्सहेलेशन के टाइम पे वो क्या कर जाती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ताकि ज्यादा अमाउंट में एयर को क्या कर सके? बाहर कर सके। रिप्स मूव्स आउटवर्ड। इनहेलेशन के टाइम पे जो रिप्स होता है वो किधर की साइड? आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ताकि जो एयर है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अंदर की जा सके। और एक्सहेलेशन के टाइम पे वो किधर के साइड? इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ताकि जो चेस्ट की कैविटी है वो क्या हो जाए? छोटी हो जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सके। डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। इनहेलेशन के टाइम पे डायाफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है ताकि स्पेस बढ़ सके। एंड बिकम फ्लैट इन शेप। और इसका शेप जो होता है वो क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। ठीक है, एक्सहेलेशन के टाइम पे ये जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाता है, और इसका जो शेप बनता है वो कैसा बन जाता है? डोम शेप्ड, ऐसा बन जाता है। ठीक, और इस वाले कंडीशन में कैसा बन जाता है? इस तरीके से वो नीचे की तरफ दब जाता है ना, तो इस वजह से फ्लैट शेप में हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस। जब हम सांस को हवा अंदर लेंगे तो जाहिर सी बात है जो लंग्स की वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड एयर इंटर्स इन द लंग्स। और एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा। और एक्सहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस। जो लंग्स की वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर तो सारी निकल रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे लंग्स की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगी। एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग। और जो एयर है वो लंग्स के थ्रू क्या होगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इन चैप्टर्स के जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के इनके चेक कर सकते हो कि कितने कितने वीडियोस हुए हैं और पिछले क्लासेस में क्या बताया गया है। तो एक बार आप चेक करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।